बोलो। गुरु गुरु माँ, मेरा एक सवाल था इसमें हम्म। कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होते हैं। भाव से विचार पैदा होता है, विचार से क्रिया, क्रिया से कर्म, कर्म हम्म। से परिणति। अब मैं मेडिकल लाइन का हूँ, इसके लिए मेरे मन में सवाल आया कि अगर हम लोग एक मेडिक्लेम लेते हैं या कोई पॉलिसी लेते हैं, जीवन बीमा, एलआईसी वगैरह लेते हैं, हम्म। तो जिस दिन हम मेडिक्लेम लेते हैं उस दिन मेरे मन में एक भाव, ये विचार पैदा हो गया कि मैं कल बीमार पड़ने वाला हूँ। कल मैं बीमार पड़ूंगा, मेरे पास मेडिक्लेम का पैसा हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये हो गया कि मैं मेडिक्लेम लेके अपने बीमारी को खुद आमंत्रित कर रहा हूँ, या मेरे मन में ऐसे भाव या विचार ऐसे हो रहे हैं कि हाँ, मुझे बीमार पड़ना है, मुझे बीमार पड़ना है, तभी तो मुझे उसका फायदा मिलेगा। और दूसरे का नहीं गुरु माँ, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं 2 बार मेडिक्लेम कराया। एक बार मेडिक्लेम कराया, मुझे डेंगू हो गया, मुझे एडमिट होना पड़ा। दूसरे बार मेडिक्लेम कराया, मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ्रैक्चर था, रिब फ्रैक्चर था। तो दोनों बार मुझे मेडिक्लेम मिल गया। उसके बाद से मैं मेडिक्लेम अभी तक नहीं कराया हूँ, 4 साल हो गया। ईश्वर की कृपा से अभी तक सब कुछ सामान्य है। और आज के डेट में कोरोना में मैं डेली कोरोना के बीच में हूँ। डेली 10 20 25 पेशेंट्स को मैं हैंडल कर रहा हूँ, सैंपल्स XYZ जो भी हो रहा है। लेकिन आपके आशीर्वाद, गुरु का स्नेह प्यार और जो भी है, उससे अभी तक सब बचा हुआ है। तो क्या ये भाव, क्रिया, कर्म, परिणति से हम लोग मेडिक्लेम लेके एक बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं? ये एलआईसी लेके अपने मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे को इतना पैसा मिलेगा? एक्चुअली ये इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज भाव अट्रैक्ट करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी भी नेगेटिव फीलिंग मन में नहीं आनी चाहिए, पर संसार के हिसाब से जैसे हम बैंक बैलेंस बनाते हैं, सेविंग करते हैं कि ओल्ड एज में काम आएगा। तो ये ऐसा है कि भाई जिस युग में हम रह रहे उस युग में आज मेडिकल एक्सपेंसेस इतना है, तो व्हेन वी टेक मेडिक्लेम पॉलिसी, वी डू आल्सो हैव मेडिक्लेम पॉलिसी। तो उस टाइम ये भाव नहीं है, प्रेयर तो हमेशा यही रहता है कि हमें कभी एंकेश कराने की जरूरत ना पड़े, भले हम प्रीमियम भर रहे हैं। तो जब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग के साथ में प्रार्थना है, तो एक सेफ्टी मेजर से तुम मेडिक्लेम लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या, एक एज के हिसाब से कैटरेक्ट भी आता है, तो कैटरेक्ट का भी पैसा मिलता है। तो जरूरी नहीं कि तुमने मेडिक्लेम लिया तो यू थिंक ऑफ अ सिकनेस ओनली। यू, इफ योर फीलिंग इज ऑफ सिक्योरिटी देन यू आर सिक्योर पर्सन। आपकी फीलिंग क्या है, वो फीलिंग अट्रैक्ट करती है। इसमें मैंने आपको इसी फीलिंग के बेस पे कैसे वो हेल्थ पैरामीटर को अफेक्ट करती है उसका बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। मेडिकल साइंस में बायो फीडबैक टेक्निक बहुत फेमस है, आपको मेडिकल जर्नल भी खोल के देखोगे तो उसमें ये आएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि एक फॉरेन का एग्जांपल है। एक बच्चे को कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हुआ, और वो बच्चा स्टार वॉर्स खूब देखता था। अभी ये बच्चा है, उम्र छोटी है, तो मस्त दवाई तो दे रहे थे, पर डॉक्टरों के मन में आया कि उसको कहाँ तक केमोथेरापी देंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इज अ चाइल्ड। तो उन्होंने ये बायो फीडबैक टेक्निक को सोचा। तो उन्होंने बच्चे को प्यार से बिठाया और बोला कि बेटा कौन सा सीरियल देख रहे हो? बोले स्टार वॉर्स देख रहा हूँ। तो बोले तू जैसे स्टार वॉर्स में देखते हो कि वो मार्केट करते हैं? तो बोले हाँ भैया, कि आई एम एंजॉइंग दैट सीरियल। तो बोले ऐसे तेरे को उसको बोले बेटा ऐसे एक गठान हुई है मगज में, है कि तेरे अंदर के सैनिक, पॉजिटिव जो तेरे सैनिक है वो उस गठान के सेल को खत्म कर रहे। तो तू जब स्टार वॉर्स जैसे देखता है, ऐसे तेरे को ये विजुअलाइज गेम करनी है। अभी वो बच्चा था, उसको तो और एक गेम मिल गया। स्टार वॉर देखना जब बंद करे तो वो मेंटली विजुअलाइज करे कि वो ट्यूमर खत्म हो रहा है। और ये बच्चे की गेम का रिजल्ट देखो, 3 4 महीने के बाद जब फिर से रिपोर्ट निकाली गई तो ट्यूमर वाज रियली रिड्यूस्ड। क्योंकि वो बच्चा था, उसने पॉजिटिव फीलिंग को ले लिया, उसको वो ट्यूमर की भयानकता मालूम नहीं थी। अक्सर इंसान क्या है, वो उसका कैंसर नाम सुन के, ट्यूमर नाम सुन के
उसकी एडवर्स इफेक्ट की, केमोथेरापी की एडवर्स इफेक्ट से इतना डर जाता है कि वो फियर से नेगेटिव अट्रैक्शन ज्यादा करता है। अभी ये तो बच्चा था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था, उसको तो गेम मिल गया कि अच्छा उसके अंदर ये शत्रु है, उसको खत्म करना है, बस इतना उसको मालूम था। और वो रिजल्ट आया तो वो मेडिकल जर्नल में वो एग्जाम्पल प्रकाशित हुआ कि कितना पॉजिटिव थिंकिंग का क्या इफेक्ट आता है। तो ये 100% सत्य है। इसीलिए आध्यात्म बोलता है कि तुम ध्यान करो तो पॉजिटिव पर्सनालिटी को विजुलाइज करो। सत्संग का महिमा ही वो है कि तुम पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हो, पॉजिटिव चर्चा करते हो, पॉजिटिव सीड को अपने अंदर इंड्यूस करते हो, तो पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि पॉजिटिव भी रातों रात पॉजिटिव नहीं होता है, हमारा जन्म भी करेक्शन ऑफ फीलिंग पैटर्न के लिए हुआ है। तो उस पुरुषार्थ के लिए, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। कभी कभी एक फीलिंग भी इतनी घर कर जाती है मन में कि उसको निकालने के लिए जन्मों जन्म की यात्रा करनी पड़ती है। तो ये नीरज, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट संस्थान मेडिक्लेम लेते हो तो फीलिंग सिक्योरिटी नहीं रखो। ये नहीं कि कोई बीमार पड़ जाए, या ठीक है ना, कभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है या कभी कुछ नहीं, मेरे को प्रीमियम गया तो गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनकैशिंग द मेडिक्लेम। आप स्ट्रांगली ये फीलिंग रखोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप पैथोलॉजिस्ट और लोग पैथोलॉजी रिपोर्ट निकालते हैं तो चेक द हेल्थ स्टेटस। उसका मतलब ये नहीं कि यू आर इनवाइटिंग द सिकनेस, बट यू आर हैविंग फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि आई एम स्टेबल इन हेल्थ एंड आई वांट टू प्रोटेक्ट एंड टेक द प्रिवेंटिव मेजर। वो फीलिंग काम करे। अभी आपके साथ जो भी हुआ वो आपके ऊपर तो कृपा ही थी कि आपको ये दो चीजों में से गुजरना था और उसका खर्चा मिला था। तो आपके ऊपर तो कृपा हुई कि आपका प्रीमियम की वसूली हो गया और ऊपर से ज्यादा कुछ मिल गया होगा। बाकी ऐसा सबके साथ होता रहा तो ये इंश्योरेंस कंपनियों का दीवाना निकल जाता। अभी दूसरा बताओ, एक हमारे रिलेटिव में किसी को कैंसर हुआ था, तो मैं उसके साथ दिलाने के लिए टाटा हॉस्पिटल जाती थी। तो पहली बार जब मैंने वहां के कैंसर पेशेंट को देखा, यू वॉन्ट बिलीव के उस रात मेरे को नींद नहीं आई कि इतना, और मेरी आंख में आंसू आ गए कि मालिक मेहर करे। तो मेरे अंदर ये आया कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो लोग दिन रात ये पेशेंटों को ट्रीट कर रहे हैं, उनपे क्या बीतती होगी। व्हाट मस्ट बी द मेंटल स्टेटस ऑफ सच डॉक्टर्स कि दिन रात उनको ये सिनेरियो देखना है और उनके सामने इतना सफरिंग वो देख रहे हैं। तो रियली फिर वो खुद ही ऑन्कोलॉजिस्ट ही अपने इंटरव्यू में इसको बता सकता है कि उनपे क्या आता होगा। नेचुरली जो नया ऑन्कोलॉजिस्ट होता होगा, शुरू में तो नेचुरली एडवर्स इफेक्ट आता है, धीरे धीरे इट बिकम्स अ रूटीन फॉर देम एंड दे मे बी टेकिंग इट एज अ रूटीन पार्ट ऑफ एक्टिविटी। पर कहीं ना कहीं मन में तो वो डर बैठ जाता है कि कहीं मेरे साथ तो ये ना हो जाए, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली इन दैट एटमोस्फियर। तो दैट में बी अ प्रोफेशनल हैजार्ड। अभी आप पैथोलॉजिस्ट हो नीरज, आप बहुत सारे पैथोलॉजी रिपोर्ट देखते हो, जैसे कोरोना के आपने इतने रिपोर्ट्स देखे। ये तो शुरू में आपने जब कोरोना शुरू हुआ तो शुरू में तो थोड़ी डर बैठा था ना कि कहीं मेरे को तो ना हो जाए, ये सिम्टम तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। क्योंकि शुरुआत थी, शुरू में आप जब इस एटमॉस्फेयर में हो, कंटिन्यूअस वो रिपोर्ट्स ले रहे हो, तो शुरू में इफेक्ट आना या कॉन्स्टेंटली उस एटमॉस्फेयर में ले रहना थोड़ा डिसएडवांटेज तो है उस चीज का। और एक व्यक्ति कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रह रहा है, अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, तो उसका एटमॉस्फेयर और उसका स्टेट दोनों में फर्क है। तो उस माहौल में रहने के वाले इंसान को पॉजिटिव फीडबैक अपने आप को ज्यादा देना पड़ता है। तो आई थिंक जो ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह है, तो हो सकता है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलने के लिए। बोलो आगे, और कोई प्रश्न? एक्चुअली इस बात के मूल में जाए तो उसका मूल कारण क्या है? ओवर कमर्शियलाइजेशन। यदि जरूरत से ज्यादा कमर्शियलाइजेशन नहीं होता किसी भी फील्ड में इनफैक्ट, तो इतना इन्फ्लेशन नहीं होता, और इतना इन्फ्लेशन नहीं होता
तो कोई भी चीज, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी चीजें इतनी महंगी नहीं होती कि आदमी को लोन लेनी पड़े या किसी को ये ऐसा मेडिक्लेम या कोई भी इंश्योरेंस लेना पड़े। हर चीज यदि सस्ती होती थी तो फिर ये चीजें खड़ी नहीं होती थी कि किसी को कोई लोन लेना पड़े वगैरह वगैरह। तो इसका मूलगामी अभी जो भी उपाय है ना, वो यही है कि गुरुकुल का संस्कार, कि जो भी करें हम। पहले के जमाने में क्या था कि कई चीजें दान की मानी जाती थी, कि जैसे कि भूमि दान, अन्न दान, औषध दान और गोदान, इस तरह से कई चीजें दान के लिए मानी जाती थी। तो उस समय में कमर्शियलाइजेशन नहीं था, तो लेन देन की खेती थी, आदान प्रदान हुआ करता था, तो बार्टर सिस्टम थी उस समय में। तो इसलिए इस प्रकार का कमर्शियलाइजेशन उस वक्त पॉसिबल ही नहीं था, और वही बेस्ट सिस्टम थी और है। तो आगे जाके भी यदि हमें अच्छा युग लाना है तो इस प्रकार से गुरुकुल का प्रकल्प हाथ में लेना चाहिए, और सब में यह संस्कार डालने चाहिए कि ट्राई टू बी एज गुड एंड एज बेनिवोलेंट एज पॉसिबल। Don't try to exploit anybody. If one person will not exploit the another one, then it will be a chain. It should become a chain like this. Yeah, then nobody will exploit anybody. Then in that case, inflation will come down and everybody will be able to afford anything and everything without loan or without insurance. Insurance will not be required at that time. I hope Neeraj, it is enough for you now today. एक्चुअली अभी क्या है ना, फियर गेम चल रहा है। हर जगह पे फियर क्रिएट किया जाता है कि भाई तुम लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, इंश्योरेंस लो, तुम्हारी फैमिली का क्या, हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो मेडिक्लेम लो, नहीं तो क्या होगा, घर में कहीं फायर ना हो जाए, हाउस पॉलिसी लो। तो फियर गेम चल रहा है। कुदरत भी अभी वो फियर फैक्टर को लेके चल रही है, और इसीलिए ये कोरोना के नाम पे डरा के लोगों को लॉकडाउन में डाल दिया है कि बाहर निकलोगे तो कोरोना वायरस अंदर ना आ जाए। तो एक्चुअली ये पूरा फियर गेम है। तो हो सकता है ये फियर गेम इसलिए चल रहा है कि इंसान प्रकृति से कुछ ज्यादा ही दूर हो गया। अभी ये सेशन शुरू होने से पहले मैं गूगल पे पढ़ रही थी, तो एंटार्क्टिका का आइस मेल्ट हो रहा है, तो नाउ साइंटिस्ट आर वरीड के फ्रोजन माइक्रोब्स अभी बाहर आएंगे बिकॉज अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से आइस मेल्ट हो रही है। तो जो वायरसेस फ्रोजन हो गए हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पड़े हैं, वो अगर बाहर ऐसे पैथोजेंस बाहर आ गए तो कितना पेंडेमिक होगा। तो ये मतलब ये अभी क्या है, फियर गेम चालू हो गई है, लोग इतना डर गए हैं। तो हो सकता है प्रकृति, जैसे बच्चा सुधरता नहीं है तो माँ उसके कान पकड़ती है, हो सकता है फियर गेम के जरिए प्रकृति कान पकड़ रही है कि तुम्हें किस पर्पज से पृथ्वी पे भेजा गया और कौन सा गेम चल रहा है। तो अभी वी डोंट नो व्हाट इज नेचर्स गेम, बट बेसिकली आवर जॉब इज टुडे वी आर लिविंग, so let us live happily and help others to live happily. Live with the positive state of the mind and try to spread the positive thoughts as much as possible. That is the homework. We will not go deep into this fear game because वो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। बाकी वो 100% है कि कहीं ना कहीं भावना अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए हमें पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए। कॉन्स्टेंटली अगर आप सोचते रहो कहीं हेडेक ना हो जाए, हेडेक ना हो जाए, हेडेक ना हो जाए, तो वो हेडेक को इनवाइट करता ही। अभी रिंकू का प्रश्न पे आते हैं। तो देरा मैं खाली नाम देती हूँ, उसको डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि सेवक की क्वालिटीज, मतलब गुरु शिष्य में शिष्य की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले गुरु में अनशेकेबल फेथ, श्रद्धा कृपा को ले जाती है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुम्हारी श्रद्धा कृपा को ले जाएगी। गुरु पावर तो लिमिटलेस है, तुम उसको तुम चेकिंग करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी श्रद्धा सही है तो तुम्हें कृपा मिल जाएगी। लोग अक्सर गुरु के पैरामीटर को ट्रेस करते हैं कि ये गुरु सच्चा है कि गलत है। गुरु साइंस कहती है कि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो ऊपर वाली गुरु पावर तुम्हें आशीर्वाद दे देगी, और ये 101% सत्य है। तो पहला फैक्टर
फैक्टर है फेथ, फेथ इतना अनशेकेबल होना चाहिए। दूसरा है डिवोशन, फेथ के बाद ही डिवोशन शुरू होता है। तीसरा है डिवोशन के बाद दूसरा है ओबीडियंस, फेथ के बाद ओबीडियंस आएगा, तीसरा डिवोशन एंड फोर्थ इज सरेंडर। ये चार क्वालिटी तो व्यक्ति में होनी चाहिए। जब ये चार गुण उसके अंदर पूरी तरह डेवलप होते हैं तब जाके वो सक्सेसफुली गुरु लाइन में आगे चल सकता है और फिर वो अपनी जर्नी डिसाइपल से गुरु बनने की जर्नी पूरी कर सकता है। ही बिकम्स अ गुड डिसाइपल एंड फाइनली गुरु ट्रांसफॉर्म्स हिम फ्रॉम फिलर टू हीलर, मतलब मेक्स हिम गुरु हिमसेल्फ। पर ये उसको हम बहुत डिटेल लेंगे बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। खाली शब्दों के गेम से नहीं समझ में आएगा, तो वी विल टेक अप दिस क्वेश्चन नेक्स्ट